हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी सीटेट एग्जाम के लिए। राइट, मैं जहां तक देखता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन देते हैं और आप जरा सी असावधानी की वजह से एक साधारण सा सवाल भी गलत कर बैठते हैं। राइट, आज बहुत ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुनेंगे और अंत तक देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है इस लेक्चर में। ठीक है, आज के टॉपिक का लेक्चर वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित है। राइट, आपने अक्सर सुना होगा सीटेट इसके बिना अधूरा होता है। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर यहां से होता है, कभी कभी तो एक से अधिक क्वेश्चन यहां पर होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण को लेकर। आज आइए इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि बहुत सारे नए पॉइंट्स आपकी जानकारी में यहां से ऐड होंगे। एक एक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वंशानुक्रम एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। राइट, चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। वंशानुक्रम एवं वातावरण, चलिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। प्रायः यह देखा जाता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान भी होती है। आप नॉर्मल समझिए इस चीज को। राइट, जैसे माता पिता हैं संतानें अक्सर वैसी ही होती हैं। ये बात एक यूनिवर्सल है। ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे, आप अपने गुणों को, अपने चेहरे को, अपनी वृद्धि विकास को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे लक्षण आपके अपने माता पिता से जुड़े हुए मिले होंगे। राइट, इसलिए जन सामान्य में यह सिद्धांत प्रचलित है कि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। यहां समझेंगे, जन सामान्य में अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, जैसा बाप वैसा ही बेटा, जैसी मां वैसी बेटी, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। ये बातें साधारण बोलचाल की भाषा में कही जाती है और इनका आशय क्या लगाया जाता है? इनका आशय एक सिद्धांत से लगाया जाता है। और वो सिद्धांत आपका कौन सा है? वो सिद्धांत है आपका कौन सा? कि जैसा बीज वैसा ही वृक्ष। राइट, कभी कभी यह भी देखने में आता है कि ऐसा नहीं भी होता है। आप यूजुअल तो ऐसा देखते हैं कि जैसा माता पिता होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। इसका मतलब माता पिता के समान संतानें या फिर उनसे अलग गुणों वाली भी संतानें आपको देखने को मिलती हैं। घर में ये लोग कहते हुए मिलेंगे आपको, मम्मी पापा में तो कोई ऐसा नहीं, ये पता नहीं कहां से आ गया। इस घर में ऐसा कोई नहीं, ये पता नहीं कहां से आ गया। इसका मतलब जहां तक ऊपर वाली बात सही है कि जैसा बीज वैसा ही वृक्ष होगा, इस पर सर्वथा रिजल्ट नहीं मिलते, सर्वथा परिणाम नहीं मिलते। कभी कभी इसके विपरीत भी हमको परिणाम मिलते हैं। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही एक प्रश्न है कि ऐसा होता क्यों है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, समझने की कोशिश करते हैं। यदि केवल वंशानुक्रम के सिद्धांत को ही मानकर चला जाए तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अगर हम केवल एक ही चीज मानकर चले कि वंशानुक्रम के कारण ही माता पिता के अनुसार बच्चे होते हैं, केवल एक ही सिद्धांत यहां पर सत्य नहीं, कुछ और भी चीजें होती होंगी, तो कहा जा रहा क्योंकि वंशानुक्रम के अनुसार मानव जैसे के तैसे ही होने चाहिए। जब 100% जैसा बीज वैसा वृक्ष,
तब तो 100% 100% बच्चे कैसे होने चाहिए? माता पिता के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। ऐसा होता नहीं है, कभी कभी इसके डायरेक्ट अलग परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। अतः ऐसी कोई दूसरी शक्ति अवश्य है जो मानव के व्यक्तित्व निर्माण में अपना योगदान देती है। कोई ना कोई दूसरी जरूर शक्ति है, कोई ना कोई ऐसी पावर है, और वो पावर दूसरी है जो क्या कर रही है, जो मानव के व्यक्तित्व निर्माण में अपना योगदान दे रही है। राइट, आइए देखते हैं वो दूसरी शक्ति कौन सी है। यह दूसरी शक्ति है वातावरण, इन्वायरमेंट। एक तो आप पढ़कर आ रहे हो, एक है वंशानुक्रम और दूसरी कौन सी है? ये दोनों शक्तियां हैं जो व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आम बोलचाल की भाषा में अगर आपसे बात की जाए तो कह सकते हो एक ही सिक्के के दो पहलू। वंशानुक्रम और वातावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, इनकम्प्लीट है। और जब कभी डियर स्टूडेंट्स यहां से सवाल पूछा जाएगा बालक के विकास को मुख्य रूप से, अब मुख्य शब्द वैसे तो एक की तरफ जाना चाहिए, लेकिन एक नहीं, हमेशा दोनों पर जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही मुख्य भूमिका में है, इसलिए यहां पर सेकेंडरी को नहीं चुनेंगे। तो ज्यादातर आंसर ऐसे आते हैं कि इसमें पहला ऑप्शन दिया रहता है वातावरण, दूसरा ऑप्शन दिया रहता है वंशानुक्रम, और तीसरा ऑप्शन होता है आपका ए बी दोनों, या फिर वंशानुक्रम वातावरण दोनों, या फिर इनके नाम बदलकर। जैसा कि आप जानते हैं वंशानुक्रम को आनुवंशिकी और पैतृकता भी कहा जाता है हिंदी में, तो ये दोनों शब्द भी हो सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार वातावरण को भी पर्यावरण या फिर परिवेश के नाम से पूछा जा सकता है। तो कितने भी क्यों ना नाम हो, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को हमेशा एक साथ आप जोड़ कर रखेंगे, किसको? वंशानुक्रम को, राइट, और प्लस वातावरण को। ये दो शक्तियां हैं जो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल की तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए, अगर आपसे कहा जाता है कि बालक के विकास में एक के बिना दूसरा अधूरा है, राइट, इसलिए दोनों एक साथ ही आएंगे। और ज्यादातर ऑप्शन ऐसा है कि जब दोनों साथ जुड़ेंगे तो हो सकता तीसरा या फिर चौथा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अच्छे वंशानुक्रम की संतान दूषित वातावरण में पलने से भी बिगड़ जाती है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, लेकिन अब बच्चे को ऐसा होता है, कभी डेथ हो गई माता पिता की, बच्चे को कहीं ऐसी जगह रखा गया तो फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। और इसका सीधा सीधा एग्जांपल आपका है, अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी, आपको अगर याद होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन और इनका भाई दोनों एक ही माता पिता, दैट मीन्स पिताजी पुलिस वाले होते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी है वो, लेकिन शशि कपूर जो होते हैं वो एक इंस्पेक्टर के घर में पाले जाते हैं, और अमिताभ बच्चन को एक चोर के यहां पाला जाता है। तो अमिताभ बच्चन बड़े होकर बहुत बड़े गैम्बलर बनते हैं, राइट, और शशि कपूर इंस्पेक्टर बनते हैं। इसका मतलब दोनों एक ही माता पिता की संतानें अलग अलग परवरिश पाकर, और वो शायद मूवी का नाम ही परवरिश, परहैप्स, तो परवरिश पाकर दोनों के अलग अलग विकास देखने को मिलते हैं, राइट। चलिए अगला पॉइंट। अतः स्पष्ट है कि मानव निर्माण में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही योग है। यह बात तय हो चुकी है कि दोनों का ही योग है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब एक को डीपली समझने की कोशिश करते हैं, पहले वंशानुक्रम को समझते हैं, क्या होता है ये, ठीक है। ये चीज क्लियर हो चुकी कि वंशानुक्रम को आनुवंशिकता, पैतृकता भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम क्या है?
व्यक्ति के जन्मजात वैयक्तिक गुण। अब देखेंगे व्यक्तिगत इंडिविजुअल हैं, जैसे मेरे हैं वैसे ही मेरे भाई के होंगे, वैसे ही मेरी बहन के होंगे, ऐसा नहीं है, मेरे मेरे होंगे। तो अब ये हैं कैसे, ये जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। अब उनका सबका योगफल, इसमें कोई एक गुण एक विशेषता नहीं होती, बहुत सारे गुण बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, और उन सबका योगफल क्या कहलाता, उन सबका योगफल ही कहलाता आपका वंशानुक्रम। जीव शास्त्र की परिभाषा देखिए, बायोलॉजी में इसे परिभाषित किया गया है, निषिक्त अंड में संभाव्यता उपस्थित विशिष्ट गुणों का योग ही वंशानुक्रम है। निषिक्त अंड समझ पा रहे हो आप, भ्रूण कह सकते हो आप, उसमें जितने विशिष्ट गुण हैं उन सब का योग क्या है आपका, वंशानुक्रम कहलाता है, राइट। प्रायः वंशानुक्रम में देखा जाता है कि समान से समान, लाइक विगेट्स लाइक के नाम से इसे पूछा जाता है, आप याद रखेंगे, समान से समान जीव ही उत्पन्न होते हैं। प्रायः ये बात यूनिवर्सल है कि जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष, शिक्षा मतलब समान से समान गुण, लाइक विगेट्स लाइक। फिर भी एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में आपस में बहुत भेद पाया जाता है, ये बात सच है। इसलिए आपने देखा होगा एक ही माता पिता के दो बच्चे अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग गुण रखते हैं, इवन दो वो जुड़वा ही क्यों ना हो, हम उम्र क्यों ना हो, राइट। ये सारी विशेषताएं तय हैं कि दोनों में व्यक्तिगत भेद आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब अगर आप देखेंगे हमशक्ल आपको मिलते होंगे, तो हमशक्ल हो सकता है हमशक्ल मिले आपको, लेकिन हमशक्ल होने के बावजूद भी उनकी विशेषताओं, उनके गुणों में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को आपको मिलेंगे, राइट। तो आपस में भी बहुत सारा भेद पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसी वैयक्तिक भिन्नता, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता। जो आपसी भेद हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसी वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन गाल्टन, बिजमैन, लेमार्क आदि थिंकर्स ने किया, आदि विद्वानों ने किया है, राइट। अब अगर यहां से सवाल पूछा जाएगा वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन किसने किया है, तो गाल्टन, बिजमैन, लेमार्क इनके नाम आएंगे। इस क्षेत्र में गाल्टन का नाम सबसे अग्रणी माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। वैयक्तिक भिन्नता का सबसे पहले पता किसने लगाया, तो आपका नाम होगा फ्रांसिस गाल्टन, राइट, फ्रांसिस गाल्टन का है। अगर पूछा जाता कि वैयक्तिक भिन्नता का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, सबसे पहले पता किसने लगाया, तो आई होप आपको नाम याद रहेगा, फ्रांसिस गाल्टन। इसलिए वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में सबसे अग्रणी भूमिका में किसे मानते हैं, फ्रांसिस गाल्टन को ही माना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब अगर बात की जाए वंशानुक्रम में भी जैविक वंशानुक्रम की बात की जाए, बायोलॉजिकल हेरिडिटी, क्या गुण होंगे उसके, देखो आप साइंटिफिक मेथड पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बारीक पॉइंट्स हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, प्रत्येक मनुष्य का शरीर कोषों से निर्मित होता है। कोष समझ पा रहे हो आप, सेल्स। हमारा शरीर किससे बना हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है, राइट। किंतु गर्भावस्था की प्राथमिक स्थिति में, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो, जो भ्रूण है आपका, भ्रूण की रचना केवल एक कोश से होती है, जिसे युक्ता कहते हैं। वो रचना क्या कहलाती है, युक्ता। संयुक्त कोष कह सकते हो इसे, युक्ता कह सकते हो। संयुक्त कोष आपने पढ़ा हुआ है, युक्ता नया वर्ड है ये, आप इन इंग्लिश जाइगोट बोलते हैं इसे। तो सिंपल समझेंगे, प्रत्येक मनुष्य का शरीर सेल से बना होता है, किंतु गर्भावस्था की प्राथमिक स्थिति में भ्रूण की रचना केवल एक कोश से, और वो एक कोश सिंगल कोश है, उसे क्या बोलते हैं, उसे जाइगोट बोलते हैं, संयुक्त कोश कहा जाता है। अब संयुक्त कोश या युक्ता बनता कैसे है, संयुक्त माने जुड़ा हुआ, तो दो चीजें जरूर जुड़ती होंगी, पुरुष के शुक्र। अब देखेंगे वेरी टिपिकल वर्ड का यूज किया गया, ये टिपिकल वर्ड आपकी रीट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एमपी टेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बट सी टेट में आपका केवल यहां से पूछा जा सकता है स्पर्म, राइट। पुरुष के शुक्राणु
स्पर्म और स्त्री के अंडाणु ओवम के संयोग होने पर निर्मित होती है। अब पूछा जाता है जायगोट में किसका किसका योगदान होता है, तो फिर मेल के शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु के मिलने से किसका निर्माण होता, जायगोट का निर्माण होता है। राइट, निषेचन की प्रक्रिया साइंस में आपने ये पढ़ी होगी। चलिए आगे देखते हैं, एक फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर डिसीजर होता कैसे। अगर यहां बात किया जाए कि जेंडर का डिसीजर कौन है, तो जेंडर का डिसीजर ऑलवेज मेल होता है डियर स्टूडेंट्स। लिंग का निर्धारक किसे माना जाता है, किसे, पुरुष को, पिता को माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कैसे कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। अगर फादर की बात की जाएगी तो फादर में आप देखिएगा, फादर में जो शुक्राणु हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन एक्स और वाई से होती है। ठीक है, किंतु मदर के जो अंडाणु हैं उनकी पहचान केवल एक्स और एक्स से होती है। बाई संरचना देखेंगे, एक्स और एक्स सम आकार के होते हैं, जबकि बाई का आकार एक्स से छोटा होता है। अगर यहां पूछा जाता कि स्पर्म में छोटा आकार किसका है या गुणसूत्र में छोटी संरचना किसकी है, तो आपका जवाब होना चाहिए बाई, एक्स से छोटा होता है। ठीक है, अब देखेंगे कैसे ये लिंग डिसाइड करते हैं। जब पिता का एक्स माता के एक्स से मिलता है तो कहे किसका जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है। तो अक्सर होता लड़की में कौन कौन से गुणसूत्र हैं, तो एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, जब एक्स एक्स के मिलने से किसका जन्म होगा, बिटिया का जन्म होगा। और जब पिता का बाई गुणसूत्र माता के एक्स से मिलता है तब क्या होता, तब बेटा पैदा होता। तो अलग अलग स्थितियों में आप इसे समझ सकते हैं, एक्स एक्स के मिलने से लड़की का जन्म है, पिता का एक्स और माता का एक्स जब भी मिलेगा तो क्या उत्पन्न होगा, दोनों कंडीशंस में आपका लड़की पैदा होगी। राइट, और जब पिता का बाई माता के किसी एक्स से मिलेगा तो किसका जन्म होगा, दोनों परिस्थितियों में तो फिर बेटे का जन्म होगा, लड़के का जन्म होगा। राइट, यहां अक्सर सीटेट का सवाल पूछा गया है, मेल और फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखना, अगर पेयर में पूछा जाता है जोड़ों में तो 23 जोड़े होंगे, और अगर केवल नंबर पूछा जाता है तो 46 प्रत्येक में। राइट, मानों में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं तो 23, अगर संख्या पूछी जाती तो 46 46। राइट, इसमें भी बायोलॉजिकल पढ़ेंगे तो माता और पिता में दोनों 22 इक्वल हैं, बट 23वां पिता का चेंज होता है जो 22 होता है। और इसलिए पिता को क्या बोला जाता, पिता को बोला जाता है जेंडर डिसीजर, लिंग निर्धारक बोला जाता है। तो इसलिए पितृ सत्तात्मक समाज है, इसलिए माना जाता है ये पितृ सत्तात्मक समाज। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। किसी भी व्यक्ति के गुण उसके जनक माता पिता मात्र 2 ही व्यक्तियों पर आधारित नहीं होते। अब वंशानुक्रम में देखेंगे आप, इसको समझिए आप, कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति हो बालक हो, अगर उसके गुणों की बात की जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स केवल माता पिता से ही नहीं बल्कि कुछ और व्यक्ति हैं उन पर भी आधारित होते हैं, बल्कि पूर्वजों से भी संक्रमित होकर आते हैं। इसका मतलब केवल माता पिता से ही नहीं, माता पिता से भी और पहले के जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनके गुण भी बालकों में आते हैं संक्रमित होकर। प्रत्येक जीन्स अपने में एक ऐसा पदार्थ अथवा ऐसी रचना लेकर आता है जो बालक के गुण अथवा व्यवहार के निर्धारण का मूल कारण होता है। अब यहां का सवाल अक्सर बनता है, वंशानुक्रम का मूल वाहक किसे माना जाता है। अगर पूछा जाता है कि वंशानुक्रम का मूल वाहक किसे मानते हैं, तो डियर स्टूडेंट मूल वाहक ऑलवेज आपके जीन्स होंगे। ठीक, जब कभी पूछा जाता है कि वंशानुक्रम के मूल वाहक कौन होता है, किसे कहते हैं, तो आपके जीन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि जीन्स में एक ऐसा पदार्थ अथवा ऐसी रचना होती है जो बालक के गुण अथवा व्यवहार के निर्धारण का मूल कारण होता है। अब बालक का गुण, बालक की विशेषताएं, बालक का व्यवहार सच पूछा जाए किन के ऊपर निर्धारित होता है, जीन्स के ऊपर निर्धारित होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर।
वंशानुक्रम गुणों के मूल और वास्तविक वाहक पित्रैक। अब पित्रैक हिंदी है और यही आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे जीन्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? वंशानुक्रम के गुणों के मूल और वास्तविक वाहक कौन माना जाता है? जीन्स माने जाते हैं। अब एक वंश सूत्र में कुल जीन्स, वंश सूत्र गुणसूत्र से कहिए क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम में कुल जीन्स की संख्या अगर पूछी जाती है तो डियर स्टूडेंट्स अप्रोक्स 40 to 100 तक होती है। पूछा जाए एक गुणसूत्र अथवा वंश सूत्र में क्रोमोजोम में कुल जीन्स की संख्या कितनी होती है, तो 40 से 100 तक होती है, राइट। और एक जीन्स में बहुत सारी विशेषताएं शामिल है, ऐसे कर सकते हो आप। एक जीन्स ऐसा गुण, ऐसी विशेषता लेकर आता। अब यहां समझेंगे आप, जब एक वंश सूत्र में, एक गुणसूत्र में 40 से 100 तक जीन्स हो सकते हैं, तो सोचो आप 23 तो हैं, 23 जोड़े कहिए आप, तो 46 मल्टीप्लाई अगर यहां एवरेज निकाल कर भी देखोगे तो बहुत सारी विशेषताएं आ जाती हैं बालक में, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। बहुत से परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां का सवाल ऑलवेज पूछा गया है ये। बहुत से परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं, अब शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक लक्षण जब कभी पूछे जाएंगे तो रंग, रूप, नेत्र, त्वचा, खून का प्रकार, लंबाई, स्वास्थ्य आदि पित्रागत होती है, राइट। यानी सच पूछा जाए ये किस पर आधारित है? पिता के अकॉर्डिंग आधारित। तो इसमें अक्सर पूछा जाता है, नेत्र वाला आपको पता होगा, आंखों का रंग किस पर निर्भर है, ये सवाल पूछा गया। आंखों का रंग वंशानुगत माना जाता है, वंशानुक्रम से निर्धारित होता है, ठीक है। किंतु मानसिक गुण की अगर बात की जाए, मानसिक गुण भी पित्रागत होते हैं या नहीं, इसके बारे में लोग अभी अनुमान ही लगाते हैं, पूर्ण विश्वास नहीं है। अब तक साइंस इतना नहीं पता कर पाई है कि मानसिक गुण किससे पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं। यह सही है कि शारीरिक गुण पूर्ण रूप से किससे, पित्रागत गुणों से नियंत्रित होते हैं, पितृगुण से संबंधित होते हैं, लेकिन मानसिक विशेषताएं बालक की, व्यक्ति की, उनके विषय में अभी कुछ सही नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो यह क्लियर हुआ। आंखों का रंग, त्वचा, रंग, रूप, शक्ल जिसे कहेंगे, ये सब किस पर आधारित होते हैं? ये आपके पितृगत माने गए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है, गाल्टन का जीव सांख्यिकी नियम पूछा गया है। जीव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक कौन है? तो गाल्टन है, फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रामक होने वाले गुणों का सांख्यिकीय अध्ययन किया है, स्टैटिस्टिकल स्टडी की गई है। किसके द्वारा? गाल्टन के द्वारा, कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। साइंस वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन यहां से सीटेट में सवाल पूछा जाता है, तो आइए उसको और क्लियर समझते हैं, राइट। अब देखेंगे एक फिगर से, कोई जीव है, जो भी जीव है, नवजात बालक है, शिशु है, अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें 1/2, 1/2 गुण किसके आते हैं? पिता के आते हैं। और 1/2 गुण किसके आते हैं? माता पिता के आते हैं। ये पहला स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है आपका, यानी आधे माता के होते हैं और आधे पिता के। तो डियर स्टूडेंट, पिता भी तो अपने पिता के गुण लेकर आता होगा, माता भी तो अपनी माता और अपने पिता के गुण लेकर आती होगी। तो इसका मतलब जब दूसरी स्टेप पर बढ़ेंगे हम तो देखेंगे दादा के 1/4, दादी के 1/4, और इसी तरीके से नाना के 1/4, नानी के 1/4, 1/4, और ये भी अपने लाते हैं। तो तीसरी स्टेप में जब बात की जाएगी तो परदादा का 1/8, परदादी का 1/8, पर नाना का 1/8 और पर नानी का 1/8। तो स्टैटिस्टिकल स्टडी में गाल्टन ने यह प्रूव किया है कि 3 पीढ़ियों तक के गुणों का संक्रमण होता है। अगर पूछा जाता है कि बालक में कितनी पीढ़ियों के गुणों का संक्रमण होता, तो डियर स्टूडेंट 3 पीढ़ियों के, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी। और किस आधार पर है? माता पिता के 1/2, 1/2, दादा दादी नाना नानी 1/4, 1/4, परदादा परदादी परनाना परनानी के 1/8, 1/8 गुणों का
संक्रमण होता है, ट्रांसमिशन होता है। राइट, क्लियर हुआ ये? अगर इसमें डिटेल पूछा जाता है तो फिर आप यहां से क्लियर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पॉइंट आता है अर्जित गुणों का संक्रमण। अब बाहर वातावरण से कौन से लिए जा रहे हैं? ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो माता पिता से आती हैं और कौन सी चीजें जो अर्जित की जाती हैं माता पिता के अतिरिक्त? अगर उनके विषय में बात की जाती है तो समझिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्जित गुण, पहली चीज अर्जित गुण जिन्हें उसने अपनी उम्र में सीखा है, भावी संतानों में संक्रमित होते हैं अथवा नहीं, यह प्रश्न है महत्वपूर्ण। इससे संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर पूछा जाता अर्जित गुणों का संक्रमण या अर्जित गुणों के संक्रमण का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए विलियम मैकडूगल। क्लियर हुआ? जीव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने। अगर पूछा जाता अर्जित गुणों के संक्रमण का अध्ययन अथवा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो फिर किसका नाम आएगा? विलियम मैकडूगल का आएगा। मैकडूगल ने अपना अध्ययन सफेद चूहों पर किया है और एक बड़ी स्टडी है जिसमें उन्होंने चूहों को अलग अलग साइड से, डायरेक्शन से आने जाने का एक रास्ता तैयार किया था। एक अंधेरे वाला था, एक उजाले वाला था, उसमें शॉक छोड़ रखा था उन्होंने। और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कई पीढ़ियों के बाद चूहों में जो उनकी पीढ़ियां आई उनमें गलतियां करने के चांसेस धीरे धीरे कम हुए। गलतियों करने की जो संख्या थी, गलतियां करने की संख्या थी, वो धीरे धीरे कम होती गई और उन्होंने ये सिद्ध किया कि अर्जित गुणों का संक्रमण हो सकता है आने वाली पीढ़ियों में। हो सकता है, कंफर्म नहीं। राइट, बस इनका इतना ही अध्ययन है विलियम मैकडूगल का कि हाँ अर्जित गुणों का संक्रमण हो सकता है बालकों में या पीढ़ियों में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पेज। बात करते हैं वंशानुक्रम के प्रमुख नियमों की। वेरी वेरी, जितनी बार आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतना इस बार लगाइए आप यहां से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर यहां 3 की चर्चा होती है, इसके बाद अगर बात करोगे तो बहुत सारे और भी नाम है, लेकिन सी टेट का ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। वंशानुक्रम के प्रमुख नियम कौन कौन से होते हैं, तो भी आप 3 ही लगाइएगा। पहला है आपका समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। दूसरा है आपका भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। और तीसरा है आपका प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। मेरी 6 सेंसेस कह रही है कि सी टेट यहां से सवाल उठाएगा प्रत्यागमन से, थर्ड से। प्रत्यागमन आपको खुद लग रहा होगा एक अजीब सा वर्ड है, टिपिकल वर्ड आपको पहली बार में लगता है प्रत्यागमन, तो टिपिकल शब्दावली का प्रयोग सीटेट अवश्य करता है। आइए इनको समझते हैं। समानता का नियम कह रहा है कि समान का अर्थ क्या है? समान समान को जन्म देता है। समझिए आप, जब कभी माता पिता के गुणों की तरह ही संतान उत्पन्न होती है तो समझ लेना वो कौन सा नियम वंशानुक्रम का लगा, वो वंशानुक्रम का नियम लगा समानता का। राइट, लाइक विगेट्स लाइक इसे कह सकते हो, लेकिन ये देखा गया इसके कई सारे एक्सेप्शन है, कई सारे अपवाद भी होते हैं। लेकिन फिर भी अगर सवाल बनेगा तो फिर वर्बल कोई भाषा कहानी के रूप में गढ़ा जा सकता है। रोहित एक प्रतिभाशाली बालक है क्योंकि उसके माता पिता भी प्रतिभाशाली हैं। वंशानुक्रम का कौन सा नियम लगा? राइट, तो वंशानुक्रम का नियम समानता का लगा। ठीक है, दूसरा है आपका भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। अब इसमें क्या होता, कुछ गुण माता पिता से भिन्न होते हैं, यानी संतानों में 100% माता पिता के गुण ना आकर कुछ गुण भिन्न हो जाते हैं। लंबाई का अंतर हो सकता, कलर का अंतर हो सकता। माता पिता बहुत लंबे थे, बच्चा एवरेज हाइट का हो गया, औसत लंबाई का हो गया। माता पिता जीनियस थे, बच्चा सामान्य आईक्यू का हुआ। तो ये कौन सा हो जाता है? ये आपका भिन्नता का है, लॉ ऑफ वेरिएशन। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका प्रत्यागमन का, लॉ ऑफ रिग्रेशन। अब इसमें क्या होता, प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति, या यूं कह सकते हो डायरेक्ट विपरीत गुणों वाली संतान की उत्पत्ति हो जाती है। माता पिता लंबाई में अच्छे थे किंतु उनकी संतान ठिंगनी हो गई, बौनी हो गई। तो अब ये कौन सा लग रहा? प्रत्यागमन। माता पिता बहुत जीनियस थे लेकिन बच्चा मंद बुद्धि हो गया, कौन सा लग गया?
प्रत्यागमन लग गया। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल की दृष्टि से यहां बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। चाहे केवल यही पूछा जा सकता कि वंशानुक्रम का कौन सा नियम नहीं है, तो आप 3 यहां याद रखेंगे, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, राइट। और नहीं तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि समान से समान की उत्पत्ति कौन सा नियम है, समान से भिन्न की उत्पत्ति कौन सा नियम है, समान से विपरीत की उत्पत्ति कौन सा नियम है। तो आप तीनों याद रखेंगे। और एक और खास बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वंशानुक्रम के इन नियमों का प्रतिपादक किसे माना जाता है? डियर स्टूडेंट्स, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। मेंडल ने अपना स्टडी, अपना प्रयोग मटर के पौधों पर किया था और उन्होंने ये तय किया था, उन्होंने ये निर्धारित किया था कि गुणों का संचरण 3 प्रकार से होता, समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन से। ठीक है। अगर यह पूछा जाता है कि इससे रिलेटेड मनोविज्ञान का विवाद कौन सा है, तो आप याद रखेंगे प्रकृति पोषण विवाद। बहुत महत्वपूर्ण है ये विवाद, जो वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित है। प्रकृति वंशानुक्रम से संबंधित मानी जाती है, वातावरण से संबंधित आपका पोषण माना जाता है। नेचर एंड नर्चर 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगर आपको इसको डिटेल स्टडी करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रकृति पोषण का विवाद पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप समय निकालकर उसे पढ़ें। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि सीटेट का कोई ना कोई सवाल वहां से जरूर होगा प्रकृति पोषण विवाद से रिलेटेड। ठीक है। प्रकृति पोषण विवाद से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेंज क्वेश्चन बनते हैं। ऑफलाइन की क्लासेस में मैं मोस्टली बच्चों को क्लियर कर चुका हूं कितने सारे नॉर्मल से सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं वहां पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं वातावरण को दूसरे शब्दों में परिवेश अथवा पर्यावरण भी कहा जाता है। ईवीएस में इसकी परिभाषा को अगर थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे तो परिधन, आवरण, हमारे जो चारों तरफ से जिसने हमें घेर रखा वो क्या है? आपका वातावरण। वही आपका पर्यावरण, वही परिवेश है, चारों ओर है जो। ठीक है, देखते हैं पहला पॉइंट। साधारण बोलचाल की भाषा में वातावरण का अर्थ अपनी चारों तरफ की परिस्थितियों से लगाया जाता है। हमारे चारों ओर जो, अपनी चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो किस में शामिल हैं? वो आपकी वातावरण में शामिल है। आवरण जिसने हमें घेर रखा है, इसे परिवेश अथवा पर्यावरण भी कहा जा सकता है। ठीक है, जिसने हमें घेरा है, एक व्यक्ति है, उसको किसी ने घेर रखा, तो सबसे पहले अगर सब पूछा जाए हमें किसने घेर रखा है? भौतिक वातावरण जिसमें आपके हवा, पानी, जलवायु आ गया, राइट। दूसरा कौन सा हो सकता है? दूसरा आपका सामाजिक परिवेश हो सकता, जिन व्यक्तियों से आप घिरे हुए हो, आपका परिवार कैसा, समाज कैसा, संस्कृति कैसा, तो जिसमें लोग हैं। तो पहला भौतिक तत्व हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? आपका सामाजिक तत्व हो गया। और तीसरा कौन सा हो जाता? तीसरा आपका हो जाता सांस्कृतिक, राइट। तो इन तीनों से जो व्यक्ति घिरा हुआ है, इसका असर जरूर पड़ता, और यही किस में शामिल हो जाते हैं? ये वातावरण में शामिल हो जाता है। अगर पूछा जाता वातावरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। डगलस तथा हॉलैंड ने अपनी किताब एजुकेशन साइकोलॉजी, अब देखेंगे किताब लिखी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन साइकोलॉजी के राइटर कौन है? डगलस एवं हॉलैंड है। में वातावरण शब्द को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाए। अगर पूछा जाता वातावरण को डगलस एवं हॉलैंड ने कैसे परिभाषित किया, डीप है, एक किताब इन्होंने लिखी है एजुकेशन साइकोलॉजी, उसमें इसकी परिभाषा क्या दी। वातावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों, देखिए समस्त कोई छूटा तो नहीं, ऑल, बाह्य, बाहरी शक्तियों, प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है, जो जीवधारी प्राणी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, अभिवृद्धि, विकास एवं प्रौढ़ता पर प्रभाव डालता है। विकास का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसको प्रभावित नहीं करता है डियर स्टूडेंट्स वातावरण। तो वातावरण है क्या? समस्त बाह्य शक्तियों का, बाह्य प्रभावों, परिस्थितियों का एक सामूहिक ग्रुप है, राइट, जो क्या करता है? जो प्राणी के जीवन के स्वभाव को,
व्यवहार को, अभिवृद्धि को, विकास एवं प्रवणता को आवश्यक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पॉइंट देखते हैं। वास्तव में वातावरण के अंतर्गत वे सभी कुछ आता है जिनका बालक के मानसिक, नैतिक और सामाजिक जीवन से संबंध है। सब कुछ शामिल है वातावरण के अंतर्गत, वह सब कुछ। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। यह भी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। मानसिक, नैतिक, सामाजिक जीवन से संबंधित। इसके अंतर्गत अब दो प्रकार के वातावरण मोस्टली शामिल किए गए। एक तो मानसिक वातावरण, मेंटल एनवायरनमेंट कहिए, जिसमें आपकी सोचने समझने की क्षमता शामिल है। और दूसरा कौन सा है आपका? सामाजिक दाय, सोशल हेरिटेज जिसे कहेंगे, राइट, का प्रमुख रूप से योगदान माना जाता है। अगर पूछा जाता है कि वातावरण में मुख्य रूप से कौन कौन से वातावरण शामिल हैं, तो एक तो मानसिक वातावरण है और एक कौन सा है आपका? सोशल हेरिटेज है। आपके सोचने की, समझने की क्षमता उसी अनुसार होगी जिस वातावरण में आप रहेंगे, राइट। एजुकेशन या एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ रहने का फायदा आपको यह मिल सकता है कि आपकी सोच भी एजुकेशनल बैकग्राउंड पर होगी। अगर यहीं पर विदाउट एजुकेशन या फिर बिजनेस पर टिके हुए लोगों के बीच में होंगे तो आपकी सोच भी हमेशा बिजनेस वाली होगी। ये किससे आई हमको? ये हमारे वातावरण से आई, राइट। चलिए देखते हैं अगले पेज पर। वंशानुक्रम और वातावरण दो महान शक्तियां हैं जो मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती हैं, इससे ज्यादा और कोई शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता। वस्तुतः मानव इन दोनों की ही उपज है। किसकी किसकी? वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों की उपज माना जाता है। क्लियर हुआ? मैं कह चुका हूं आपको, अगर इससे और डिटेल जानकारी समझने के लिए प्रकृति पोषण विवाद को समझना है तो एक स्पेशल लेक्चर है आपका प्रकृति पोषण विवाद, आप उसे जाकर क्लिक करिए और अपने डाउट्स को दूर करिए। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। वातावरण के अंतर्गत सभी नैतिक, सामाजिक, शारीरिक और बौद्धिक परिस्थितियां आती हैं जो व्यक्ति के जीवन पर अपना प्रभाव डालती हैं। वंशानुक्रम उन सभी गुणों का योग है जिन्हें बालक जन्म से ही लेकर आता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम सभी गुणों का योग है जिन्हें बालक जन्म से लेकर आता है, जबकि वातावरण की अगर बात करोगे तो वातावरण नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक परिस्थितियों में अपना प्रभाव जरूर डालता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला सेशन आपका स्टार्ट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, राइट। आइए देखते हैं कितने सारे प्रश्न आपके लिए कर पाना आसान होगा। आज के चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्राइमरी रीजन क्या है? सवाल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता, यह बात तो तय हो चुकी है बाल विकास के नियमों और सिद्धांतों में कि हर बालक दूसरे बालक से भिन्न है। इसलिए साइकोलॉजी ये बात कहती है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, स्पेशल है। क्यों कहती है? क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग रुचियां, अलग प्रवृत्तियां लेकर पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है। तो इसका मतलब हर बच्चा विशिष्ट है। अब पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राइमरी रीजन क्या हो सकता है, प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कह रहा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। ऑप्शन बी कह रहा जन्मजात विशेषताएं। ऑप्शन सी कह रहा पर्यावरणीय प्रभाव। ऑप्शन डी कह रहा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पूरा चैप्टर पढ़कर आए हो। जब कभी व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात होगी तो आप गांठ बांध कर रखिएगा। प्राइमरी कारण में अब प्राथमिक पूछा जाए, प्रमुख पूछा जाए, आधारभूत पूछा जाए, मुख्य पूछा जाए, इन सब शब्दों की दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ दोनों पूछे जा रहे, ये चीज आप मानकर चलना। तो डी विल बी राइट आंसर। आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों शामिल होंगे। तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, राइट, उसका परिणाम है, वही एक प्राथमिक कारण है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण वंशानुक्रम
और पर्यावरण के बीच की जटिल पारस्परिक क्रिया होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सवाल को बहुत अच्छे से समझिएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में, अब देखेंगे भूमिका पूछी जा रही है, रोल पूछा जा रहा के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है, राइट है। इसका मतलब तय है, जब सत्य पूछा जा रहा तो 3 कथन गलत होंगे और 1 कथन आपका सत्य होगा। हमें गलत को नहीं चुनना है, सत्य को चुनना है। पॉजिटिव और नेगेटिव पैटर्न पर आधारित ये सवाल है। ऑप्शन ए कह रहा पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी कह रहा है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। डी कह रहा उचित देखभाल एवं पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को ठीक कर सकता है। प्रश्न आसान है बट आप समझिए, इसका मतलब सही पूछा जा रहा तो 3 गलत है। कैसे गलत को चयन करेंगे आप? केवल पर्यावरण, देखेंगे एक पक्ष दिया जा रहा, इसका मतलब डियर स्टूडेंट 1 गलत है आपका, राइट। बी कह रहा विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और अन्य पर्यावरण दोनों शामिल हुए, बिल्कुल सही है, हम सोच सकते हैं इस पर। लेकिन तीसरा ऑप्शन देखिए सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन किधर जा रहा है? केवल वंशानुक्रम पर जा रहा है, गलत हो जाएगा ये, राइट। डी कह रहा उचित देखभाल और पौष्टिक आहार, ये किस पर जा रहा है आपका? पौष्टिक आहार कहीं ना कहीं पर्यावरण के तत्वों से शामिल है, गलत हो जाएगा ये। इस आधार पर अगर सच पूछा जाएगा तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। विकास के कुछ पहलू, कुछ पक्ष आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं और इसी चीज को लेकर प्रकृति पोषण का विवाद है। यह विवाद व्यवहारवादियों और अव्यवहारवादियों के बीच का विवाद है, जिसमें सच पूछा जाए व्यवहारवादियों का यह मानना है, वॉटसन का यह मानना है कि बालक के विकास में 100% योगदान किसका है? वातावरण का है। यह विवाद मनोविज्ञान का सबसे बड़ा विवाद माना जाता है, जो था, है और रहेगा। अब व्यवहारवादी इसी बात को रिपीट करते हैं, वो कहते हैं कि बालक के विकास में 100% योगदान वंशानुक्रम का है। अब डियर स्टूडेंट 2 पक्ष हैं, एक व्यवहारवाद है, एक अव्यवहारवाद है। अव्यवहारवाद में वो लोग हैं जो वंशानुक्रम को सपोर्ट करते हैं। तो डगडेल, गेडार्ड वगैरह की बहुत सारी रिसर्चेज, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर उन्होंने प्रूव किया कि जैसे माँ बाप होते हैं वैसी संतानें होती हैं, और यह विवाद बुद्धि से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां तय रखेंगे, आप याद रखेंगे, जब व्यवहारवादी कहते हैं कि बालक के विकास में 100% भूमिका वातावरण की है, और यही बात कहते हैं अव्यवहारवादी की बालक के विकास में 100% भूमिका वंशानुक्रम की है, तब मुझे बताइए विवाद होगा या नहीं होगा? भाई 100% ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस विवाद को खत्म करने के लिए, निराकरण करने के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने यह बात प्रूव की है कि दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन भूमिका में कौन कितना हिस्सेदार है ये चीज डिसाइड नहीं की जा सकती। कभी कभी किसी बालक के विकास में वंशानुक्रम ज्यादा होता है और कभी कभी किसी बालक के विकास में वातावरण ज्यादा भूमिका लेता है, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। अब मानव व्यक्तित्व की बात चल रही है, किसका परिणाम है? ऑप्शन ए कह रहा है केवल वातावरण का, पालन पोषण एवं शिक्षा का, बी ऑप्शन कह रहा, सी ऑप्शन कह रहा केवल आनुवंशिकता का, डी ऑप्शन कह रहा आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतः क्रिया का। तो फिर से आपको बोल चुका हूं, केवल शब्द पेडागॉजिकल दृष्टि से, पेडागोजी की दृष्टि से कैसा है? केवल निगेटिव है। जहां केवल शब्द का प्रयोग हुआ वो ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। तो केवल ए नहीं है आपका, सी नहीं है। पालन पोषण एवं शिक्षा, ये भी केवल बाह्य वातावरण की ओर इंडिकेट कर रहा है, ये भी गलत होगा। डी आपका राइट हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण, राइट। और इसी चीज को लेकर एक वुडवर्थ की परिभाषा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य का व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है।
योगफल नहीं, गुणनफल। अगर कहीं पूछा जाता है कि मानव व्यक्तित्व किसका गुणनफल है, तो भी आप वंशानुक्रम और वातावरण को चुनेंगे। और अगर पूछा जाए कि गुणनफल के विषय को लेकर किसने कहा है, तो वुडवर्थ का नाम आप याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सही कथन है। फिर वही 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ओ नो, कितने जटिल शब्दों का प्रयोग हुआ। आई होप इसको पढ़ने में भी आपको दिक्कत हो रही होगी। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। बी कह रहा गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उसके सगे भाई बहनों का होता है। सी ऑप्शन कह रहा अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। डी ऑप्शन कह रहा विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कितना आसान सा सवाल है। 3 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए, हमें समझ में नहीं आ रहा, मुझे ए समझ नहीं आ रहा। पहले समझिए, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, मुझे ये समझ नहीं आया, मैंने मान लिया। लेकिन अगर हम बात करें कि जो समझ में आ रहा है वो करने की कोशिश करो, तो डी से देखिए। डी कह रहा विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत है भैया, विद्यालय का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा विद्यालय जाए और एक बच्चा विद्यालय नहीं जाए, तो दोनों का अंतर आप देख सकते हो। तो डी गलत है। बी सी कह रहा अनुभव मस्तिष्क के विकास को, अब एक्सपीरियंस की बात आ रही, कह रहा प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत है। आपका अनुभव अधिगम में आप पढ़ चुके, अनुभव अधिगम को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित करेगा अनुभव। ठीक है। बी कह रहा गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होगा जो गोद लिए गए उसके। ऐसा कैसे हो सकता, जब प्रत्येक बच्चा बच्चे से व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, तो फिर तो बच्चे एक जैसे नहीं है भैया, ये भी गलत है। बाकी 3 गलत हैं आपकी आंखों के सामने, राइट कौन सा होगा, ए हो गया। अब समझिए आप ए कैसे सही है। ए कह रहा आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश वातावरण, देखो दोनों आ गया। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के वातावरण की गुणवत्ता, यानी आनुवंशिक रूप से अगर किसी अच्छे वातावरण में जाएगा तो सोच लेना गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक जिम्मेदार रूप से, यानी जिम्मेदारी पूर्वक प्रभाव पड़ेगा। पढ़ चुके हो आप, एक अच्छे माता पिता की संतान खराब वातावरण में रखने से भी बुरा असर पड़ता है, तो क्यों नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ए विल बी राइट। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। प्रकृति पोषण से जुड़ा हुआ विवाद का सवाल है ये, बहुत अच्छे से समझना। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सही है, यह पूछा जा रहा। ऑप्शन ए कह रहा आपका आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। बी कह रहा समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। सी कह रहा आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। डी ऑप्शन कह रहा सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पक्का पता है अगर आप प्रकृति पोषण विवाद नहीं जानते हैं, नहीं समझे हैं, तो इसका 80% बच्चों का आंसर ए चला जाता है, ए, जबकि ए बहुत भयंकर रूप से गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं भैया, कोई पैरामीटर नहीं है। अगर 50-50% योगदान दे रहे होते तो मैंने आपको बताया प्रकृति पोषण विवाद होता ही नहीं। प्रकृति पोषण विवाद मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण विवाद था, है और रहेगा। अगर 50-50% की बात हो जाती तो विवाद खत्म हो जाता। 50% वंशानुक्रम और 50% वातावरण। दूसरा फैक्ट, अगर ये बात सच होती तो फिर 2 बच्चे एक जैसे हो जाते, एक ही माता पिता के, वो भी नहीं होते। तो इसका मतलब ए पूरी तरीके से गलत है, इस पर कतई मत जाना। 50-50% नहीं। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान
अति महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों का परसेंटेज मात्रा निर्धारित नहीं है अब तक कि कौन कितना होता है। राइट? कोई ऐसी तराजू तो नहीं है कि जब बच्चे का जन्म हो रहा हो तो कोई भगवान जी हैं वो कह रहे हो किसी को ऑर्डर देकर के भैया इसमें 50 ग्राम वंशानुक्रम डाल देना, 50 ग्राम वातावरण डाल देना। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। या फिर हॉस्पिटल में नर्स ऐसा कहते हुए पाई है कि 50% वंशानुक्रम डाल दो, इसमें 50% वातावरण डाल दो? जी नहीं, डिफरेंट नहीं है दोनों का, लेकिन तय नहीं है वंशानुक्रम कितना होता, वातावरण कितना होता। ठीक है। बी ऑप्शन, समवयस्कों और पितृ का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, आप भी ये मानिए। लेकिन चलिए फिर आगे बढ़ते, जो समझ में आ रहा, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। एक साथ परिचालित मतलब 6 महीने वातावरण चलता है, 6 महीने के बाद फिर वंशानुक्रम आता है, ऐसा थोड़ा नहीं, दोनों एक साथ परिचालित होते हैं। सी भी गलत है। डी कह रहा सहज रुझान, साधारण रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। यह भी तय नहीं हुआ। फिर जाइए 3 गलत, तो डी स्टूडेंट सही कौन सा हो गया? बी आपका सही हो गया। आइए इसको समझते हैं। समवयस्क का मतलब सेम एडल्ट का ही है, जिनकी उम्र समान है और उनके जीन्स, 2 व्यक्ति हैं जो समवयस्क हैं, 18-18 साल के हैं, उनके जीन्स आपस में योगात्मक नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है, 2 हमउम्र बच्चों के जीन्स एक जैसे नहीं होते। यही बात तो यहां कहना चाहता, 2 बच्चे हमउम्र हैं और दोनों के जीन्स अलग अलग होंगे, यही व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होगा। दैट्स व्हाई बी विल बी राइट। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बालक का विकास वंशानुक्रम में वातावरण का गुणनफल है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी गैरिट, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी सोरेनसन। मैं बोल भी चुका हूं, आप इसका आंसर करिए। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। गुणनफल की बात किसने की है? कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा जाता है, बालक का विकास ऐसे करके फॉर्मूले में भी इसे पूछा जाता है, विकास बराबर वातावरण गुणे वंशानुक्रम, ऐसे भी ये पूछा गया है। राइट? ये किसका होगा? वुडवर्थ का होगा। सी विल बी राइट। जब कभी गुणनफल की बात आए तो वुडवर्थ, चाहे व्यक्तित्व में पूछा जाए चाहे विकास में पूछा जाए। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह किसका मानना है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ का, ऑप्शन बी बी.एन. झा, ऑप्शन सी गैरिट, ऑप्शन डी मैकडूगल। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बी विल बी राइट। बी.एन. झा का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्णांधता संबंधित है, पूछा गया सवाल है वर्णांधता से संबंधित। ऑप्शन ए कह रहा वंशानुक्रम, वर्णांधता एक विकार बीमारी है, दोष है, ये किससे संबंधित होती है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम से, ऑप्शन बी वातावरण से, ऑप्शन सी पादपीय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्णांधता वंशानुक्रम से संबंधित दोष है, बीमारी है। और इसमें होता क्या है, लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है व्यक्ति। 2 रंगों में, इसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है वर्णांधता को, इन इंग्लिश कलर ब्लाइंडनेस। ये किससे संबंधित है? ये आपकी जेनेटिक हेरिडिटी से है। इसमें होता क्या, ये भी पूछा जा सकता किन रंगों में भेद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहां मेंशन किया लाल और हरे रंग में क्या नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस में। राइट? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत गुणों को दर्शाते हैं, यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम दर्शाता है? ऑप्शन ए समानता का नियम, ऑप्शन बी प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन सी भिन्नता का नियम, ऑप्शन डी सामान्य से विशेषता का नियम। तो आप पढ़कर आए होंगे वंशानुक्रम के प्रमुख 3 नियम है, चौथा है ही नहीं।
सामान्य से विशेषता का नियम है, बाल विकास का नियम है, ना कि वंशानुक्रम का। ठीक है, समानता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम, भिन्नता का नियम, लेकिन पूछा गया विपरीत गुणों का है, माता पिता से विपरीत गुण की बात आ रही। तो डियर स्टूडेंट, विपरीत किस में थे? रिग्रेशन में थे, प्रत्यागमन में हो जाएंगे। माता पिता के ठीक विपरीत गुणों की संतान होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 10। ये विवादास्पद क्वेश्चन है, कई बार आप मुझसे भी पूछ चुके हैं, कई कई जगह आपने देखा होगा बुक्स में इतना गलत इसको छाप रखा है कि मैं भी कंफ्यूज हो गया। आनुवंशिकता को माना जाता है, ऑप्शन ए गौण सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी गत्यात्मक सामाजिक संरचना, ऑप्शन सी प्राथमिक सामाजिक संरचना, ऑप्शन डी स्थिर सामाजिक संरचना। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन प्रकृति पोषण विवाद से संबंधित है। मुझे कल ही एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर इसको एक्सप्लेन करिए। तो प्रकृति पोषण विवाद में अगर बात की जाएगी तो आप समझेंगे प्रकृति किधर इंडिकेट करती है? प्रकृति इंडिकेट करती है डायरेक्ट वंशानुक्रम को, राइट। और वंश को सामाजिक रूप से कैसा माना गया? अपरिवर्तनीय माना गया, स्थिर माना गया, राइट। अपरिवर्तनीय, आप याद रखेंगे, अपरिवर्तनीय का मतलब कैसा हुआ आपका? अपरिवर्तनशील है वंशानुक्रम। तो आनुवंशिकता को माना जाता स्थिर, और डी विल बी 100% राइट। अब किसी किताब में कैसा भी उत्तर दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सवाल प्रकृति पोषण से संबंधित है। यहां पर वंशानुक्रम को कैसा माना गया? अपरिवर्तनीय स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? आज के लेक्चर से क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। डियर स्टूडेंट्स, एक और नोटिफिकेशन मुझे आपको देनी है। आज संडे है और जैसा कि आपको पता है कि वीकेंड में संडे के दिन मैं गूगल क्लास पर एक गूगल टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करता हूं, जिसमें आपका पार्टिसिपेशन अच्छा लगता है मुझे। आपने ये चीज जानी होगी कि वहां पर भी सवाल बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं। 10 सवालों का एक टेस्ट होता है जिसमें आप लोग अपने रिस्पॉन्सेस करते हैं, अपना मूल्यांकन खुद करते हैं। इस बार भी आप समय याद रखिएगा, इवनिंग में 6 o'clock। गूगल क्लास को कैसे ज्वाइन करेंगे, उस टेस्ट को कैसे अपीयर करेंगे, इससे संबंधित सभी नोटिफिकेशंस मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको दिए जाएंगे। समय निर्धारित रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 hour, 1 घंटा होगा। 6 से 7 के बीच में जो बच्चे उसे अटेम्प्ट करेंगे, केवल उन्हीं बच्चों के रिजल्ट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूंगा, बाकी को नहीं करूंगा। तो आप समय का विशेष ध्यान रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस बार गूगल टेस्ट को, गूगल टेस्ट नंबर 3 होगा ये, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। वीडियो पूरा देखिए, जिन्होंने नहीं देखा वो अवश्य देखें। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए, इतना तो सहयोग आप मेरा कर ही सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।